आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ के एक नए टॉपिक की, आयुर्वेद निरूपण का लास्ट टॉपिक सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकै बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिः च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। सबसे पहले इतना डिफ़िकल्ट सा आपको समझाने से पहले सिद्धांत होता क्या है मैं ये बता देती हूँ। सिद्धांत इज़ अ फिलॉसफी, ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो फिलॉसफी। अब फिलॉसफी को प्रिंट करने से पहले हम बहुत बार एक एक्सपेरिमेंटेशन या किसी भी तरीके से उसको चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है, उसको प्रूव करते हैं। बस यही है सिद्धांत, यही लिखा हुआ है। सिद्धांतों नाम स यह परीक्षकै, परीक्षकै मतलब परीक्षा करना, मतलब कि उसका एक्सपेरिमेंट करना, उसको टेस्ट करना, ठीक है। फिर बहुविधम, थ्रू मैनी ऑप्शंस, बहु मतलब बहुत सारे और विधम मतलब बहुत सारे तरीकों से, तो मैनी ऑप्शंस। परीक्षा हेतुभिश्च, परीक्षा करने का कोई कॉज या फिर कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है। साधयित्वा, फिर उसको साधित्वा मतलब कि उसको प्रूव करें, प्रूव करके उसको पब्लिश करें, उस निर्णय को, उस इन्फ्रेंस को, उस कॉन्क्लूजन को, ठीक है। तो तब वो जाके बन जाता है एक सिद्धांत। बहुत सारे तरीक़ों से जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं किसी कॉज के लिए और उसे प्रूव करके पब्लिश करते हैं एज अ कंक्लूजन, तब वो हमारा एक सिद्धांत बन जाता है, ठीक है। फिर सिद्धांत जो होता है वो 4 तरीके का होता है। एक होता है सर्वतंत्र, सर्वतंत्र मतलब एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। जैसे कि आपको पता होगा, आपने इंट्रोडक्शन टू संहिता में ही देख लिया था कि हमारे कितने सारे आचार्य हैं, आचार्य वाग्भट, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य शारंगधर, आचार्य काश्यप, आचार्य भेल, ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं। तो सर्वतंत्र ऐसा होता है जो सबने एक्सेप्ट कर लिया, सारे आचार्यों ने। प्रतितंत्र मतलब एक्सेप्टेड बाय फ्यू, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो है चेंज हो सकता है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। अधिकरण का मतलब क्या होता है? अधिकरण ये होता है जैसे अगर आप बोलते हो ना, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज ए इज़ ऑल्सो इक्वल टू सी। तो अधिकरण मतलब ये है, अगर आपको ए इज़ इक्वल टू सी प्रूव करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू सी है। तो इसको मान लेने पे हमें कुछ और सिद्धांतों को भी मानना पड़ता है, ठीक है। इसको समझाने का ये तरीका। अभिउपगम क्या है? अभिउपगम सिद्धांत ये है कि आपने, चलो वाद विवाद के समय तो आपको लगा कि हाँ चलो, जब आप ड्यूरिंग डिस्कशन, एक्सेप्टेड ड्यूरिंग डिस्कशन, क्या लगा कि आपने उस सिचुएशनल होता है ये, ठीक है, कि इस सिचुएशन में तो हाँ जो आप कह रहे हो वो सही बैठ रहा है ये सिद्धांत, तो हम ये मान लेते हैं, तो वो अभिउपगम सिद्धांत हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, जैसे कि साध्य रोगों की चिकित्सा होती है, ठीक है, ये सब ने मान रखा है। तो साध्य रोग की चिकित्सा जो है ये एक सर्वतंत्र सिद्धांत है, एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरीवन, ठीक है। साध्य रोग मतलब कि जो क्योरेबल है। प्रतितंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत में आ जाता है रस की संख्या। कुछ लोग रस की संख्या 6 मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं, कुछ 1 मानते हैं, कुछ 2 मानते हैं। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट है। हर एक आचार्य के अनुसार अपना अपना अलग अलग मत है, उनके अपने अलग अलग रीजंस है हर एक उसके, कि जिसने 6 दिए उसने 6 का रीज़न दिया, जिसने 8 दिया उसने 8 का रीज़न भी दिया, ठीक है। तो ये एक प्रतितंत्र सिद्धांत है। अधिकरण सिद्धांत, जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी मानने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई इंसान अगर मुक्त हो चुका है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसे कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, उसको ना कोई शुभ काम करना है, ना ही कोई अशुभ काम करना है, ना ही उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, तो इसका मतलब मैं ये भी पॉइंट मानती हूँ कि मृत्यु के बाद हमारे कर्म के आधार पर हमें फल मिलता है। अगर मृत्यु हो गई तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा, तभी तो इंसान मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, तभी तो वो ये जो धर्मार्थ चतुष्टय है उनको फॉलो करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को, ठीक है।
तो ये क्या है, अधिकरण सिद्धांत है। अगर मैं ये मानती हूँ तो मेरे को मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट भी मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है अभ्युपगम सिद्धांत। ये है अप्रमाणित। अप्रमाणित मतलब इसका कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अपरीक्षित, चेक भी नहीं करा। अनुपदिष्ट, अब अनुपदिश्य, और अहेतुक। अहेतुक मतलब इसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस पॉइंट है, ठीक है। बट वही ये सिचुएशन पर बेस्ड है, इसलिए वाद विवाद के समय पर हमने इसको मान लिया। जैसे कि कभी लोग द्रव्यों को प्रधान मान लेते हैं, कभी लोग गुण को प्रधान मान लेते हैं, तो इसके अंदर इनका कोई बेस नहीं है। ये थे हमारे सिद्धांत के 4 भेद। अब हमारे पेपर में जो आता है वो आता है कि सिद्धांत क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, 4 प्रकार के भेद क्या हैं, और उसके बाद फिर बताओ, उसके बाद फिर इन 5 में से कोई भी एक दे देंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। पूरा का पूरा 10 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन। अब हमारे पास जो 5 प्रमुख सिद्धांत है उसमें से पहला है पंच महाभूत सिद्धांत। मैं हर एक सिद्धांत के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगी जिसके अंदर एक्सप्लेन करूंगी। पंच बेसिक्स देख लीजिए। पंच महाभूत सिद्धांत क्या है, इसके अंदर हम पंच महाभूतों की बात करते हैं। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं 5 महाभूतों से सब कुछ बना है इस सृष्टि के अंदर। यही पंच महाभूत जो है ये पूरी सृष्टि बनाते हैं, यही हमारे को मतलब इंसानों को बनाते हैं, यही हमारे जितने द्रव्य है हर एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पंच भौतिक सिद्धांत है। फिर आता है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक पुरुष साम्य, लोक मतलब जगत, मतलब कि पृथ्वी, मतलब कि पूरा का पूरा वर्ल्ड, ठीक है। पुरुष मतलब कि इंसान। जैसे आप लोगों को पता है एक बहुत फेमस सेइंग है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं जो हूँ वो ब्रह्म हूँ। मतलब कि जैसे ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बनाई है, वैसे ही मैं इंसान जो है वो अपनी पूरी दुनिया बना सकता है। तो ये क्या है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के थ्रू आया। साम्य मतलब सिमिलैरिटी, ठीक है। लोक पुरुष साम्य, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, बहुत बढ़िया सा इसका दे रखा है कि ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे हम कह सकते हैं। सबसे बेसिक चीज़ तो चलो त्रिदोषों को मान लेते हैं। जैसे शरीर में वात, पित्त और कफ होता है, वैसे ही इस लोक में, इस जगत में क्या होता है, वायु होता है, पित्त के लिए सूर्य होता है, कफ शीतल होता है इसीलिए उसके लिए चंद्रमा होता है, ठीक है, चांद। ये हो गया कि लोक पुरुष साम्य की छोटी सी कहानी। सामान्य विशेष सिद्धांत, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं। षट पदार्थ जो है उसके अंदर जो सामान्य और विशेष था, सेम वही पॉइंट है। सामान्य मतलब कि सिमिलैरिटी से वृद्धि होती है, विशेष मतलब कि ऑपोजिट से डिक्रीज होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम क्रिया चरक में भी पढ़ेंगे, क्रिया शरीर में भी पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। कार्य कारण सिद्धांत, एवरी वर्क हैपन्स ड्यू, एवरी वर्क हैज़ अ कॉज, मतलब हर एक काम के पीछे जो है कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। जैसे एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, तो ये हर उसका एक रीज़न या एक कॉज होता है, यही है कार्य कारण सिद्धांत, ठीक है। कि कोई तो ऐसा कारण है जिस वजह से ये कार्य हो रहा है। और त्रिदोष सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत के बारे में तो कुछ वो देने की ज़रूरत ही नहीं है। त्रिदोष आपको पता है कौन से हैं, वात, पित्त और कफ। तो इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा सिद्धांत है कि ये कैसे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे बॉडी के ऊपर हमारे डायग्नोसिस में हेल्प करवाते हैं, सारा जैसे होगा, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रिया शरीर में, ये भी क्रिया शरीर में देखेंगे, लोक पुरुष साम्य भी क्रिया शरीर में देखेंगे, पंचमहाभौतिक, सब कुछ हम लोग हर जगह देखेंगे क्योंकि ये हमारे बेसिक्स हैं और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी मेडिकेशन देने से पहले आप उसके ट्रीटमेंट प्रिंसिपल को देखना प्रेफर करते हो, क्योंकि आप ट्रीट कैसे कर रहे हो उसी हिसाब से आप अपनी मेडिकेशन चूज़ करोगे। तो इसीलिए ये सिद्धांत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। ये था हमारा आज का सिद्धांत का टॉपिक। अब हम इनके इंडिविजुअल सिद्धांत उठाएंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आई होप इतना समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।